नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग 11th क्लास के तीसरे चैप्टर के क्वेश्चंस पे बात कर रहे थे और शुरू के 4 क्वेश्चन हुए थे लास्ट सेशन में। आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ठीक है, बोल रहे हैं कि P का वह मान ज्ञात कीजिए या वह मान बताइए जिसके लिए 2 सदिश, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। पहले वेक्टर में P की वैल्यू आपको पूछी गई है। ठीक है, P कुछ भी नंबर हो सकता है, 2, 5 कुछ भी। ठीक है, कह रहा है कि P का वो मान बताइए जिसके लिए दोनों लंबवत हो और सोल्यूशन इसका बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही इजी सा है। आपको इतना तो पता है कि लंबवत होने के लिए क्या होना चाहिए। मैंने बताया था लंबवत होने के लिए a डॉट बी 0 होना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेक्टर a तथा b परस्पर लंबवत होंगे यदि a डॉट बी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये लंबवत होने की शर्त होती है। ठीक है, लंबवत सदिश की शर्त। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, लंबवत सदिश की शर्त है a डॉट बी 0 होना ही चाहिए। ठीक है, और समांतर होने के लिए a क्रॉस भी 0 दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, खैर अब यहाँ पे a और b, पहले a की वैल्यू रखिए कितनी है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप। ठीक है, और फिर बीच में डॉट है, हम भी डॉट लगा देंगे। अब b की जगह पे ये वैल्यू रखिए, b की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप। दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 0 को इक्वेट करिए। देखिए मल्टीप्लाई करते समय मैंने बताया था i कैप डॉट i कैप 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। इसका मतलब शॉर्टकट क्या है, i कैप वाले को i कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। i कैप के साथ यहाँ क्या लिखा है 2, यहाँ भी i कैप के साथ क्या लिखा है 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक, अब बीच में है इस j कैप वाले को देखते हैं। j कैप के साथ क्या लिखा है इधर 2, इधर कितना लिखा है j कैप के साथ -3। 2 इंटू -3 कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ p k कैप के साथ p लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। भाई कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, सीधी बात। ठीक, तो क्या होगा 1 और p का मल्टीप्लाई होगा और कितना आएगा p, वो भी प्लस का p इज इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, कितना आएगा 2, यानी कि p बराबर 2 के लिए दोनों लंबवत होंगे। ठीक, बस यही इसका आंसर था। आप लास्ट में लिख देंगे अतः p बराबर 2 के लिए सदिश a तथा b परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, ऐसे करके लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे, p बराबर 2 के लिए वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, परस्पर लंबवत होंगे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्चुअली इसके 2 पार्ट हैं। देखिए पहले पार्ट को हम लोग समझते हैं। क्या यह संभव है कि समान परिमाण के 2 सदिशों के योग का परिमाण भी प्रत्येक सदिश के परिमाण के बराबर हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर हो, वेक्टर a वेक्टर b, दोनों के परिमाण कैसे हो, बराबर हो, और हम उनको जब जोड़ें तो जाहिर सी बात है 2 वेक्टर को जोड़ने पर एक डेफिनेटली एक तीसरा वेक्टर आएगा। तो जो तीसरा वेक्टर आ रहा है उसका परिमाण भी a और b के बराबर हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल तो है, और कब पॉसिबल होगा, क्या कंडीशन होगी, वो हमें बताना है। ठीक, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमको इतना ही करना है। पहले हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि माना 2 सदिश, हमने लिखा माना 2 सदिश a तथा b इस प्रकार है कि a और b का मॉड बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। और जब आप इनको जोड़ रहे हो तो जोड़ने पर कितना मिल रहा है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, आपने इसका क्या किया, आपने इसका मॉड किया है। ठीक, सॉरी मतलब आपने इनको जोड़ा है। अब क्या करेंगे, आप दोनों तरफ सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, r डॉट r इज इक्वल टू a प्लस b, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया और यहाँ पे हमने किया a प्लस बी। ठीक, ओके, ये तो कर सकते हैं भाई, r बराबर a प्लस बी है तो इधर r का r के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो इधर भी a प्लस बी का a प्लस बी के साथ डॉट ले लिया। ठीक है, अब देखिए बनेगा क्या, r डॉट r, ये बनेगा r डॉट r, इसको भी बाद में ओपन करेंगे। इसका देखिए a डॉट a, ठीक है, a डॉट a, फिर a डॉट b, a डॉट b। ठीक, फिर उसके बाद b डॉट a, b डॉट a। ठीक है, फिर लास्ट में b डॉट b। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा r डॉट r, ये r स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू a डॉट a स्क्वायर बन जाएगा, और इसको हम लिख रहे हैं a डॉट b। ठीक, और b डॉट a और a डॉट b बराबर होते हैं तो हम इसको भी लिख सकते हैं a डॉट b। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू कितना होता है, b डॉट a। ठीक है, कहाँ पढ़ा था, सदिशों के
अदिश गुणनफल के गुण में पढ़ा था कि a डॉट बी बराबर b डॉट ए होता है। ठीक, तो b डॉट ए को हम a डॉट बी लिख दिए। ठीक, और b डॉट बी मिलके b स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अभी आपको पता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या यह पॉसिबल है कि दो सदिशों के योग का परिमाण भी प्रत्येक सदिश के परिमाण के बराबर हो। लिखेंगे अब यदि r का परिमाण भी कितना हो जाए, यदि वेक्टर r का परिमाण भी बराबर हो जाए किसके, वेक्टर a के परिमाण के या फिर वेक्टर b के परिमाण के बराबर हो जाए, तब क्या होगा। तो यहां जरा पुट करिए, r की जगह पे रख दिया हमने a का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे तो a रहेगा ही। ठीक है, और ये दोनों मिलके कितना हो गया, इसको लिख सकता हूं मैं a डॉट बी। ठीक है, 2 टाइम्स a डॉट बी। अच्छा, और देखिए b डॉट बी, ठीक है, b स्क्वायर और a स्क्वायर मतलब a का मॉड b का मॉड सब बराबर है, तो हमने इसकी जगह पे भी a लिख दिया। ठीक है, देखिए एक से a कट गया, कितना बचेगा, ये बचेगा 2, और इसको चलिए 26 को ऐसे लिख देते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से a डॉट बी ओपन करिए, ये आएगा a b cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर। और जरा ध्यान दीजिएगा a और b का मॉड बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, और यहाँ से फाइनल क्या निकल के आएगा, एक cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, और cos थीटा माइनस 1/2 कितना बन जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू 120। ठीक है, क्योंकि cos 120 को लिखेंगे cos 90 प्लस 30 साइन 30 माइनस साइन 30, हाँ ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 120 डिग्री पे ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, यानी कि ये पॉसिबल है, ये पहली वाली कंडीशन पॉसिबल है कि अगर हम दो वेक्टर a और b जिनका मॉड आपस में बराबर है उनको जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर एक तीसरा वेक्टर आ रहा है r, इस वेक्टर r का भी मॉडुलस उतना ही हो जाए जितना कि वेक्टर a का मॉडुलस है और वेक्टर b का मॉडुलस है। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जस्ट 120 डिग्री होगा। क्या, ओके। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, तो मैं इसको रफ करता हूं कि सेकंड वाले पार्ट में क्या कर रहा है, दिए गए सदिशों के अंतर का परिमाण प्रत्येक सदिश के सापेक्ष कितना होगा। तो पहले तो इनके अंतर का परिमाण निकालिए। अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाइए, केवल हमें डिफरेंस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, कोई भी बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को बस माइनस करना है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई बात नहीं, हमने a में से b को माइनस कर दिया। और आप दोस्तों जानते हैं दो वेक्टर को जोड़िए चाहे घटाइए, जो आएगा वो डेफिनेटली क्या होगा, एक नया वेक्टर होगा। तो इसको हमने मान लिया एक वेक्टर r, लेकिन r नहीं मानेंगे क्योंकि r हम पहले मान चुके थे, इसको अलग कुछ दिखना चाहिए, हमने इसे r डैश कर दिया, क्योंकि अगर इसे भी r कर दूंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो ऐसी दिक्कत ना हो हमें, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, इसको हमने r डैश मान लिया। आप कुछ और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप के पी कुछ भी मान लीजिए जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ क्या करिए, डॉट कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि मैं एक्चुअली ये करने की बात कर रहा था कि r डैश का r डैश के साथ आप डॉट लेंगे। ठीक है, इधर भी आप वही काम करेंगे। ठीक है, आप वही काम करेंगे बिल्कुल इसके जैसे, बस वहां प्लस था यहाँ माइनस। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा मैं वो लिख दे रहा हूँ, r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बन जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, और माइनस में बन जाएगा 2ab cos थीटा। ठीक है, अब देखिए वही वाली कंडीशन चल रही है, मेन कंडीशन अभी भी वही है कि प्रत्येक सदिश का परिमाण, दोनों का परिमाण आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि a बराबर b है। और देखिए दोस्तों यहाँ मैंने वेक्टर नहीं लगाया, एरो का निशान नहीं लगाया, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम केवल मॉडुलस की बात कर रहे हैं, हमें वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। वेक्टर की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे एरो बनता है। ठीक, ओके। अगर मान लीजिए कि ये हो जाए, ठीक है, और इसी के साथ एक और चीज दे रखी है भाई, a और b तो शुरू से ही बराबर है, दोनों पार्ट में a और b का मॉड बराबर है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है, सदिशों के अंतर का परिमाण। अंतर का परिमाण मतलब किसकी बात हो रही है, r डैश के परिमाण की बात हो रही है। ठीक, तो r डैश का परिमाण भी प्रत्येक सदिश के परिमाण के सापेक्ष कितना होगा। अच्छा, तो यहाँ पे बस हमें अच्छा इतना ही लेके चलना है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि अंतर का जो परिमाण है वो प्रत्येक के बराबर होगा, ये नहीं कह रहा है, कह रहा है अंतर का परिमाण प्रत्येक वेक्टर के मॉडुलस के सापेक्ष उसके रिस्पेक्ट में कितना गुना होगा, 2 गुना 4 गुना वगैरह, ये सब हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, r डैश का स्क्वायर,
यहाँ पे a की जगह पे a लिखेंगे, और देखिए a और b का परिमाण बराबर है तो हम b की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2a इंटू a, इस वाले b की जगह भी हमने a लिख दिया। ठीक, ओके, और cos ऑफ थीटा, थीटा कितना निकला हमारा 120। ठीक, ओके, अब इसको सब पुट करिए, देखिए r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिलके हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2, ये a इंटू ए मिलके a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आती है -1/2। तो देखिए ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब दोनों तरफ क्या करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, और जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा r डैश इज इक्वल टू √3 इंटू a। ठीक, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब पूछा गया था कि अंतर का जो परिमाण है, यानी r का जो परिमाण है वो a या b के सापेक्ष कितना है। सापेक्ष का मतलब होता है कि आप उसको अपॉन में करके देखिए, r डैश अपॉन में a इज इक्वल टू कितना आएगा, √3। ठीक, ओके, यानी आप क्या बोल सकते हो कि अंतर का जो परिमाण है, यानी r डैश का जो अंतर का जो परिमाण है वो दोनों सदिशों के परिमाण का √3 गुना होगा। ठीक है, तो जो कि यहाँ से साबित हो रहा है, आपको दिख भी रहा है। ठीक, ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। चलिए अभी मैं इसको रफ करता हूँ, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दो सदिश है, ठीक है, a और b, इनको जोड़ा गया है। ठीक, जोड़ने पर आपको पता है एक नया सदिश आएगा। ठीक, उसका परिमाण निकालने का भी हम लोग के पास फॉर्मूला है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कितनी सिद्ध कीजिए कि, है ना, सिद्ध कीजिए कि परिणामी सदिश का परिमाण जो है, यानी कि रिजल्टेंट जो आ रहा है, a प्लस बी का रिजल्टेंट हमने मान लिया r आ रहा है, तो जो r का परिमाण है वो a प्लस बी के परिमाण से अधिक या फिर a माइनस बी अथवा b माइनस ए के परिमाण से कम नहीं हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी ही है, कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करा जाए इसके लिए। ठीक, तो इस लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधी बात है, जो क्वेश्चन बिल्कुल ही एकदम फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर हैं हमारे पास, पहला वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है हमारे पास b। हमने क्या करा, दोनों को जोड़ दिया। जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। हमने मान लिया वो r है। ठीक है, अब r का परिमाण लेना है हमें। ठीक है, r का परिमाण लेना है, तो हमें पता है हम यहाँ से r डॉट r करेंगे, और जब इस तरफ से r डॉट r किया है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा a प्लस बी का डॉट लेंगे किसके साथ, a प्लस बी के साथ। ठीक है, a प्लस बी का डॉट लेंगे हम a प्लस बी के साथ। ठीक है, चलिए अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा b स्क्वायर, और इधर बन जाएगा 2ab cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, अब देखिए इसमें सोचिए कि r का मान अधिकतम, अच्छा हम थोड़ा सा उल्टा सोचे, हम अभी a प्लस बी या a माइनस बी के बारे में चिंता ना करते हुए हम केवल इतना सोचे कि भाई हम परिणामी का r का एक बार अधिकतम मान खोजे कि क्या हो सकता है, एक बार न्यूनतम मान देखे क्या हो सकता है, फिर देखा जाएगा ना क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसका अंडर रूट ले लिया, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए इसमें a तो क्या है, वेक्टर a का परिमाण जो कि फिक्स है। भाई वेक्टर अगर आपने एक बार दे दिया है तो उसका परिमाण नहीं बदलेगा। ठीक है, भले दिशा बदले लेकिन परिमाण तो फिक्स हो गया ना। ओके, वैसे भी एक बार वेक्टर जब आपको गिवन है तो वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, अगर मतलब वो कांस्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज नहीं हो रहा है, तो a भी फिक्स हो गया। और आपके कोर्स में अभी ऐसे वेक्टर नहीं है जो कि चेंज हो रहे हो। ठीक है, खैर, तो अभी आपके पास जो वेक्टर a है वो उसका परिमाण है a, जो कि यहाँ पे लिखा है, और वो कांस्टेंट है, वो बदलने से रहा। सेम यही हालत है b के लिए भी। ठीक है, b का परिमाण भी बदलेगा नहीं। अब यहाँ पे a भी नहीं बदल रहा है, b भी बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है दोनों। यहाँ पे केवल थीटा वेरी कर सकता है। ठीक है, थीटा अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए अलग अलग होगा। तो जब cos थीटा अधिकतम हो जाएगा, जब cos थीटा अधिकतम हो जाएगा तो r का मान भी अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया r मैक्स। r मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r मैक्स हमें तब मिलेगा जब cos थीटा अपने अधिकतम मान पर होगा, और cos थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1। ठीक है, अच्छा, तो हो जाएगा 2ab, और cos थीटा की जगह रखेंगे 1, क्योंकि cos थीटा का अधिकतम मान जो होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, ठीक है,
कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है +1। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर मैक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा a प्लस बी। ठीक, और a प्लस बी का देखिए a प्लस बी आ गया। ठीक, यानी कि r का अधिकतम मान a के परिमाण प्लस b के परिमाण के बराबर है। जब इसका अधिकतम मान a के परिमाण और b के परिमाण के योग के बराबर है तो जाहिर बात है अगर इससे नीचे का मान मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब ही होता है ये अधिकतम है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो जब r का मान इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे ही रहेगा, तो ये बात तो साबित हो गई कि इसका अधिकतम मान जो है वो a प्लस बी, a के मॉड b के मॉड के योग से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी पहला वाला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। यहाँ बोल रहा था कि परिणामी सदिश का जो परिमाण है वो a प्लस बी से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, एक्चुअली ये यहाँ पे केवल वेक्टर नहीं होना चाहिए, इनको केवल मॉड के बारे में बोलना चाहिए। ठीक, हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, जरूरत आपको पढ़ने वाली है। ये आर मैक्स निकल आया। इसी प्रकार अब आर मिनिमम निकालिए जरा। आर मिनिमम, देखिए आर मिनिमम के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे जब कॉस थीटा का मान अधिकतम था तो आर मैक्सिमम मिला, जब कॉस थीटा का मान न्यूनतम होगा तो आर मिनिमम मिलेगा। और कॉस थीटा का न्यूनतम मान कितना है, कॉस थीटा का न्यूनतम मान होता है -1, है ना। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक है, ये बन गया हमारा r मिनिमम। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, r मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि आर मिनिमम जो है वो a माइनस बी है, और मिनिमम से छोटा, मिनिमम अपने आप में सबसे छोटा होता है, उससे नीचे कोई चीज नहीं होती है। तो आर का मान कुछ भी हो a माइनस बी से कम नहीं होगा, क्योंकि सबसे कम आर मिनिमम का मान a माइनस बी के बराबर है। और इसी प्रकार मैक्सिमम से ऊपर कुछ नहीं होता, और आर का अधिकतम मान a प्लस बी के बराबर है। यानी आर कुछ भी करे, कुछ भी हम करें, आर का मान कभी भी a प्लस बी से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कॉन्सेप्ट कि वेक्टर वाले चैप्टर, यानी कि जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़े थे और जिसके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इसी में तो हमने वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, खासतौर से वो क्वेश्चन तो प्रूफ करने वाले होते हैं, यानी जिनमें बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि ऐसा ऐसा होगा, तो वो क्वेश्चन अपने आप समझ जाइएगा आप कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है इस क्वेश्चन में भी, तो मैं इस पे स्टार बना देता हूँ। देखिए, दो सदिश हैं a और b, ठीक, और उनमें एक रिलेशन दे रखा है क्या कि a और b को जोड़ेंगे अगर, तो जाहिर सी बात है जो आएगा वो एक वेक्टर होगा। हमने माना क्या है, इन्होंने दिया है कि a प्लस बी बराबर वेक्टर सी आ रहा है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर सी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ भी वही चीज लिखी है, तो नहीं दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एरो नहीं लगा है। इसका मतलब ये कह रहे हैं, यहाँ पे इसने बोला कि वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ने पर तीसरा वेक्टर c आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि a के परिमाण और b के परिमाण को जोड़ने पर c के परिमाण का मान आ जाएगा, या यूं कह लीजिए a का परिमाण प्लस b का परिमाण बराबर c का परिमाण। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है तो सिद्ध कीजिए कि a व b परस्पर समांतर है। ये तो हो गया हमारा पहले वाला पार्ट। अब देखिए, इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिखेंगे कि c बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक, अभी हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट समझ लिया, उसको करते हैं, फिर सेकंड वाले पे चलते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए दोनों पक्षों में डॉट ले लीजिए, c डॉट c इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का a प्लस बी के साथ डॉट। ठीक है, a प्लस बी का a प्लस बी के साथ डॉट। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू, या यूं कह लीजिए, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, c डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b, फिर लिखेंगे b डॉट a प्लस b डॉट b। ठीक है, अच्छा, अब इसमें c डॉट c मिलके c स्क्वायर, a डॉट a मिलके a स्क्वायर, और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा b स्क्वायर, और इधर देखिएगा यहाँ पे a डॉट b को हम a डॉट b ही लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे b डॉट a को भी हमने क्या कर दिया, a डॉट b कर दिया। ठीक, इतनी बात हमको समझ में आ गई। यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि a डॉट b का जो मान होता है वो बराबर होता है किसके, b डॉट a के।
ठीक है, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। चलिए इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए, अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल पहले वाले पे काम कर रहे हैं ना, अभी हम लोग केवल पहले वाले पार्ट के काम कर रहे हैं, अभी सेकंड वाले पार्ट की बात नहीं हो रही। तो पहले वाले पार्ट में देखिए कंडीशन क्या दे रखी है, इसको तो हमने लगा लिया, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ये परिमाण वाली कंडीशन क्या कह रही है कि सी का परिमाण बराबर ए प्लस बी का परिमाण है, तो यहाँ सी की जगह पे क्या रख देंगे, ए प्लस बी। और ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी का स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इस साइड जो चल रहा था उसको एज इट इज बना दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलकर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक, ओके। और देखिए यहाँ पे ये हो गया बी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर खोलिए, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इधर देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा। ठीक, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2 और 2 से 2 भी कट जाएगा। खैर अगले स्टेप में हम लोग वो रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 2ab इज इक्वल टू, यहाँ बना 2a डॉट बी। ठीक, अच्छा 2 से 2 कटा, कितना बचा, ये हुआ ए बी इज इक्वल टू, अब ए डॉट बी को ओपन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और कंपेयर भी आप कर सकते हैं, तो कितना आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस थीटा 1 आ गया मतलब थीटा इक्वल 0, और थीटा इक्वल 0 मतलब क्या हुआ, वो दोनों समांतर होंगे। बस हमको यही तो चाहिए था, ये प्रूफ करना था कि दोनों समांतर हैं, और समांतर होंगे तो कोण कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर दो वेक्टर समांतर हैं, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, समांतर हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 आना चाहिए। और देखिए थीटा बराबर 0 आ गया, इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया, ठीक, कि वो समांतर है। चलिए अब हम लोग सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पार्टीशन कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि ए और बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ने पर वेक्टर सी आ रहा है। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और यहाँ पे आप दोनों पक्षों में डॉट ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, सी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ओके, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस ये हो गया बी डॉट ए और फिर प्लस बी डॉट बी। ठीक, क्या होगा, ये बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ये बन गया ए डॉट बी प्लस ये बन गया हमारा ए डॉट बी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ए बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखा। ठीक है, और ये क्या है, बी डॉट बी, ये बन गया हमारा बी स्क्वायर। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम फिर से वो चीज लिख सकते हैं कि भाई ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो डॉट ए के बराबर होती है, इसलिए हमने यहाँ पे बी डॉट ए को चेंज कर दिया ए डॉट बी में। ठीक, खैर अब देखिए क्या क्या बच रहा है इधर। ठीक है, इधर तो सी स्क्वायर। अब देखिए हम सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं, तो कंडीशन भी कौन सी लेंगे, सेकंड वाली। सेकंड पार्ट में परिमाण के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, पहले वाले में बोला गया था ए का परिमाण प्लस बी का परिमाण बराबर सी का परिमाण, लेकिन सेकंड वाले में बोल रहा है ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर इज इक्वल टू सी के परिमाण का स्क्वायर। यानी कि सी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए इसको एज इट इज उतार दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, और प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, कितना आ गया 2ab, 2a डॉट बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या आया, इसका मतलब आया कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0 और a डॉट बी इज इक्वल टू 0, मतलब a डॉट बी 0 आ गया, मतलब क्या है, ये लंबवत है। मैंने बताया था सदिशों के अदिश गुणनफल के समय बताया था कि अगर दो वेक्टर लंबवत प्रूफ करने हैं तो उनका डॉट 0 के बराबर दिखा दीजिए, या उल्टा अगर दो वेक्टर का डॉट 0 आ रहा है, समझ लीजिए वो वेक्टर कैसे हैं, लंबवत है। और देखिए प्रूफ करना था, अच्छा कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोण ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, आप इसको ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 या पाई बाई 2, 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, ओके, यानी कि देखिए
लंबवत आ गए हैं, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, इनके बीच का कोण हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, खैर चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है क्योंकि बिल्कुल ये सीधा साधा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए बोल रहे हैं 3 सदिश हैं ए बी और सी, और इस प्रकार है कि बी और सी को जोड़ने पर जो परिणामी आ रहा है वो ए है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हमेशा ऐसा थोड़ी ना है कि ए और बी को जोड़ने पर ही सी आएगा। ठीक है, अब बी प्लस सी को जोड़ने पर ए आ रहा है, जो कह रहा है उसको हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, इनके परिमाण क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है पहले आपने किसका जिक्र किया, ए का, तो पहले वाला परिमाण किसका, ए का है, यानी ए का परिमाण यहाँ ए सबसे पहले लिखा है, यहाँ परिमाण में 5 सबसे पहले लिखा है, इसका मतलब ए का परिमाण 5 है। ठीक है, यहाँ सेकंड नंबर पे बी लिखा है और परिमाण में सेकंड नंबर पे 4 लिखा है, यानी बी का परिमाण 4 है और सी का परिमाण 2 है। ठीक है, अब हमें एंगल निकालना है, कोई बात नहीं। देखिए अब हमें सोल्यूशन में दे क्या रखा है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। वेक्टर ए का परिमाण बराबर है 5, ठीक है, कॉमा वेक्टर बी का परिमाण जो है वो आपको दे रखा है 4, ठीक है था। ठीक है, वेक्टर सी का जो परिमाण है वो आपको दे रखा है 2। ठीक, अच्छा अब इनके बीच का एंगल बताना है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले जो दिया है उसे वो लेके चलेंगे, तो लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए जरा दोनों तरफ, कितना हो जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ये बन जाएगा बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी। ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ये बनेगा बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी, पहले बी का बी से तो बी डॉट बी, फिर बी का सी से तो पहले बी फिर सी, फिर सी को बी के पास ले जाके गुणा कर रहे हैं तो सी पहले बी बाद में। ठीक, फिर सी का सी से तो ये हो जाएगा सी डॉट सी। ठीक है, ऑर्डर का ध्यान रखा करिए, ये अच्छी आदत है, इससे करने से क्या होगा, चाहे डॉट कर रहे हो चाहे क्रॉस कर रहे हैं, कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ऑर्डर आगे पीछे करने की आदत में डॉट में तो काम चल जाएगा, क्रॉस में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, खैर अब देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, और ये ए बी डॉट सी डॉट बी सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको तो हम एज इट इज लिख रहे हैं और सी डॉट बी की जगह लिखेंगे हम लोग बी डॉट सी। ठीक, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिए कि आपको बोला गया है कि भाई सी, आप जानते हैं बोला क्या गया है, आप जानते हैं कि सी डॉट बी बराबर होगा किसके, बी डॉट सी के, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, यानी क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं। सी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए कितना बनेगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ये वाला लिखिए सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 का स्क्वायर नहीं, ए का मान कितना है, ए का परिमाण 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का परिमाण कितना है 4, तो यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर प्लस सी का परिमाण कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख के इसका स्क्वायर प्लस, अब इसको एज इट इज आप उतार दीजिए। ठीक, इसको ओपन भी कर लेते हैं, चलिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी सी कॉस थीटा। ठीक, चलिए ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इज और प्लस में 2 और बी और सी 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हमारा हो गया cos थीटा। अच्छा अभी कितना होगा, यहाँ से 16 4 20, 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 इज इक्वल टू इधर गुणा करिए, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 इज इक्वल टू ये हो गया cos थीटा। यहाँ से देखिए थीटा को निकालिए तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 5/16। ठीक है, और डेफिनेटली ये मान के क्या होगा, 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, और cos की वैल्यू 0 to 1, 0 to +1 लाई करती है, यानी ये वैल्यू सही आ रही है जो भी आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हमको पता नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स कितना 5/16। ठीक है, बस ये एंगल होगा, इतना हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा रुकिए देखिए यहाँ पे जो खैर ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही है। देखिए इसमें हमें ए व सी के मध्य कोण निकालना था, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो खैर हो गया है, इसमें देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे बी डॉट सी का टर्म आया, जब बी डॉट सी का टर्म आया तो एंगल जो निकलेगा थीटा वो भी तो बी और सी के बीच का निकलेगा, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ए और सी के बीच का कोण पूछ रहा है। ठीक है, रुकिए, तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बस ये समझ लीजिए, अब जो एग्जैक्टली जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उसको देखते हैं। ठीक है, ये वाला आप प्रोसीजर तब करिएगा जब बी और सी के बीच का कोण पूछेगा। ठीक, अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमें करना क्या है, देखिए
सबसे पहले ही जान लीजिए, आपको अगर ए और सी के बीच का कोण चाहिए तो इस तरह का टर्म बनना चाहिए, ए डॉट सी बने या फिर सी डॉट ए बने। इन दोनों में से अगर कोई भी एक बन रहा होगा, दोनों बन रहे होंगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन पहले वाले जो क्वेश्चन अभी हमने करके मिटा दिया, उसमें क्या किया था, उसमें बी डॉट सी बन रहा था, तो बी और सी के बीच का कोण निकल आया था, जो कि हमें नहीं चाहिए, पूछ नहीं रहा है, ठीक है। अगर बी और सी के बीच का कोण पूछेगा तब आप वो करेंगे जो मैंने अभी किया था। अब सबसे पहले इसमें क्या करिए, इसमें बी की वैल्यू निकालिए। तो बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर आ जाएगा ए माइनस सी ना, इजी है, सी जाके उधर माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ डॉट लीजिए। अब इससे फायदा जो होने वाला है वो अभी समझ में आएगा, ठीक है। बी डॉट बी इज इक्वल टू ए माइनस सी, डॉट ले लीजिए किसके साथ, ए माइनस सी के साथ, ठीक है। ओके, अब देखिए कितना बनेगा, ये बनेगा बी डॉट बी इक्वल टू ए डॉट ए, ठीक है, माइनस ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस सी डॉट सी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, अभी देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा ए स्क्वायर, ठीक है। यहां से बन जाएगा, इसको देखिए, ये है, मैंने कहा था ना अगर आपको ए और सी के बीच का कोण चाहिए तो ए डॉट सी या सी डॉट ए बने। देखिए यहाँ बन रहा है, काम चल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सही चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए सी डॉट ए की जगह ए डॉट सी, इधर देखिए सी डॉट सी मतलब सी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिएगा ए डॉट सी कहें फिर सी डॉट ए कहें, बात बराबर है क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना, इजी है। चलिए अब देखिए इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स a डॉट सी। अब c की वैल्यू, c का मॉड कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। खैर चलिए अब देखिए कितना हुआ, ये हुआ 16, ये हुआ 25 और माइनस का 2, इसको ओपन कर लेते हैं, ए सी कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस 2 2 जा 4, 25 और 4 मिलके हुआ 29 और यहाँ से कितना निकल गया आएगा 2ac। अच्छा a और c की वैल्यू भी रख लेते हैं, चलिए अच्छा बाद में रख लेंगे, ठीक है। पहले 2ac cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 25 4 29 माइनस 16, ठीक है, कितना आया, ये आ जाएगा 13। यहाँ 2a की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है 2 और ये हो गया cos थीटा, ठीक। 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है, तो कितना आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 13/20, ठीक है। तो यहाँ से हम इंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 13/20। तो जिन दो वेक्टर के बीच का कोण बने उनका डॉट बनना चाहिए। ए और सी के बीच का कोण पूछ रहा है तो कुछ ऐसा करिए कि ए डॉट सी या सी डॉट ए बनने लगे, जबकि पहले वाले में हमारा बी और सी के बीच में डॉट बनने लगा था, इसलिए वाला क्वेश्चन हमने उसको मैंने बताया और फिर मैंने हटा के इसको किया, ठीक, क्योंकि ए और सी के बीच का कोण पूछ रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक पिंड है वो बल की, यहाँ पे बल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, बल वेक्टर होता है तो वेक्टर फॉर्म में दिया है, के अंतर्गत बिंदु, पहली बिंदु है 3, -4, 5 से -2, 6, -4 तक जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, किया गया कार्य जो है वो F डॉट S होता है, ठीक है, S कहें, S होता है विस्थापन, F होता है बल और ये किया गया कार्य है। और आपको दिख रहा है बल भी वेक्टर है, विस्थापन भी वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो जो आएगा वेक्टर वो स्केलर होगा, इसलिए कार्य एक अदिश राशि है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आएगा चैप्टर नंबर 5 में, आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। खैर अभी देखिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, F की वैल्यू तो दी है लेकिन S की वैल्यू नहीं दी, तो S की वैल्यू हम निकालेंगे। विस्थापन दोस्तों कैसे मिलता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति का स्थिति सदिश कितना है -2, ये है अंतिम स्थिति, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, -2 × i कैप, ठीक है, +6 × j कैप, -4 × k कैप, ठीक है। ये तो हमारा हो गया अंतिम स्थिति, माइनस प्रारंभिक स्थिति लिखते हैं, ये है प्रारंभिक स्थिति 3i कैप -4 j कैप प्लस का 5 k कैप, ठीक है। दोनों को घटाइए जरा, कितना आ जाएगा, -2 -3 मिलके माइनस का 5 i कैप, ठीक है, प्लस का 6 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 10 j कैप, ठीक है, -4 और -5 मिलके माइनस का 9 k कैप, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा वेक्टर एस। अब
आपको वेक्टर F दिया है, बल दिया है और विस्थापन अब निकाल लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। चलिए W इज इक्वल टू F डॉट S, ठीक है, और यहां से आपको F की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट S की वैल्यू कितनी है -5i कैप, ठीक है, प्लस 10j कैप माइनस 9k कैप। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 5 -5 और 2 का -10 और ये हो गया 30 और ये माइनस माइनस प्लस का 9, 30 और 9 29 माइनस का 10 कितना आ जाएगा 39 माइनस 10 29 आ जाएगा, ठीक है। ये W और ये कार्य की यूनिट जो होती है वो जूल होती है। तो दोस्तों देखा किया गया कार्य कितना निकल के आया 29 जूल, यही आपका। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।